हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि चैप्टर 1 के परिचय नाम का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप जरूर देख लें, तब जाके जो है आपको प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 जो है अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मैंने आपको जो है जब परिचय वाला जो वीडियो है उसमें बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कैसे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि या भाज्य गुणनखंड विधि आप जानते होंगे। ठीक है, यहां हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा किस तरह से जो है एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि एल्गोरिथ्म क्या होता है। एक का मैं सॉल्यूशन करूंगा। एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एल्गोरिथ्म जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। उसी तरह से जो है यूक्लिड महोदय ने जो है विभाजन संबंधी जो है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला दी। उसी के आधार पे हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो याद रखना है क्या क्या स्टेप उन्होंने कहा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दी गई संख्याएं बराबर क्या दी गई हैं, 135 और 225 ये दी गई संख्या है। ठीक है, इसके बाद से इसको हम लोग को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था कि इसमें चरण वाइज हम लोग काम करते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा, पहले कहा यूक्लिड जी ने कि भाई आप इसमें बड़ा और छोटा को छांट लो, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, चरण 1 कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो यहां लिखेंगे, यहां 225 जो है बड़ा है 135 से, इसीलिए जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करने की जो विधि है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है ना। इस चीज को हम लोगों ने जाना था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बिना परिचय वाला वीडियो देखे आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है बड़ा और बराबर होता है 0 के और छोटा होता है बी से। यानी भाज्य बराबर यहाँ पे जो है ये 225 में 135 से भाग करेंगे तो क्या होगा, भाज्य बराबर यानी 225 बराबर 135 गुणे जो भी भागफल आएगा और प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हमेशा जो है या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आता है, लेकिन बी से क्या होता है, सदैव छोटा रहता है। तो यहां अब हम लोग काम करेंगे, इसीलिए 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस क्या बच जाएगा शेषफल, यहाँ पे 135 से 1 में गुणा करेंगे फिर क्या आ जाएगा, तो 90 आएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं पहले यहाँ रफली जो है मैं भाग विधि से बना देता हूं बगल में, फिर इसको अभी हम लोग मिटा देंगे। 135 से 225 में हम लोग भाग करेंगे। 135 एक मरतबा में लगेगा, 5 में से 5 माइनस हो गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 बच जाएगा शेषफल। अब यह जो शेषफल है फिर क्या बन जाएगा, भाजक, और ये जो भाजक था ये भाज्य बन जाएगा। यही काम करते हैं भाग विधि से हम लोग। फिर 90 से एक मरतबा में 90 हो गया, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ हो गया 4, 45। अब 90 में 45 से भाग लगेगा, 45 दूनी 90। ठीक है, यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिससे पूरा पूरी भाग लग जाता है यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर, आपने यही चीज सीखा होगा। इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो है भाज्य है, यह क्या है, भाज्य है।
यह भाज्य है, यह है भाजक, यह है भागफल और यह क्या है, शेष है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही काम करेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया है, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ये काम उस समय तक करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष का काम उस समय तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। तो चरण 2 में आ जाएंगे अब हम लोग। अभी शेषफल 0 नहीं तो चरण 2 लिखेंगे। चूंकि उन्होंने कहा कि भाई यदि शेषफल 0 नहीं तो आगे काम करो, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए अब क्या करेंगे, 135 में 90 से भाग करेंगे। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस यहां शेषफल क्या बच जाएगा, 45। देख सकते हैं 135 से 90, 135 में 90 से मैंने भाग किया है, एक मरतबा में 90 यहां लिख दिया और 45 शेषफल आ गया। तो यहां भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही काम हुआ है। यहां भी जो है अभी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो अगले चरण में आ जाएंगे, चरण 3। चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए अब क्या करेंगे, इस 90 में 45 से भाग करेंगे। 90 बराबर 45 गुणे 2, 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो यहां शेषफल बच जाएगा 0, 0। तो शेषफल यहां क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए किससे पूरा पूरी भाग लगा भाई, तो 45 से लगा, इसलिए एससीएफ बराबर 45, यह हो गया आपका आंसर। चाहे तरीका कोई भी आप प्रयोग करें, हमेशा जो आंसर है, यानी यहाँ पे आप भाग विधि से बनाए या ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाए या अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए, किसी भी विधि से आप बनाएंगे आंसर आपका सेम आएगा, आंसर वेरी करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप जो है देख लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को रिपीट करके भी आप समझ सकते हैं। इसको क्लीन करते हैं हम लोग बगल वाला, और फिर यहां बगल में जो है इसका 2 नंबर भी बनाते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, दो का सॉल्यूशन। वैसे आप रेड पेन से सॉल्यूशन का काम नहीं करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ कलर थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने रेड पेन का, रेड मार्कर का इस्तेमाल किया है। क्या दिया हुआ, दी गई संख्याएं, फिर लिख देंगे दी गई संख्याएं बराबर 196 और 38,220। क्या क्या दी गई है, तो 196 और 38,220 दी गई है। तो चरण 1 का काम यहां चरण 1 में लिख रहा हूं। पहले हम लोग को क्या करना है, तो कौन बड़ा और कौन छोटा है इसको छांट लेना है। ठीक है, लिख देंगे यहां 38,220 बड़ा है 196 से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो बड़ा होगा वह ए हो जाएगा। बड़ा और छोटा छांटने का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा होगा उसको ए मान लिया जाएगा। तो प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा और बराबर है 0 के और छोटा है बी के। इस प्रमेयिका को एक जगह जरूर आपको लिख देना है, नहीं तो नंबर कटेंगे आपके। इस सब्जेक्टिव चूंकि आपको फुली जो है कंप्लीट प्रोसेस से सॉल्व करना होता है, तो तरीकों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन किन प्रकार किसी भी तरीके से आंसर ला देना अनुचित होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो तरीकाकार है उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, तरीके का सही से इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तब आके जाके जो है आप अच्छा नंबर कलेक्ट कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन बी। तो यहां ये क्या है, 38,220 बराबर 196 से जब आप डिवाइड करेंगे 38,220 को,
तो पूरा 195 मर्तों में कट जाएगा, इसलिए यहां लगा देंगे 195 प्लस शेषफल यहां क्या बच जाएगा 0। तो सिद्ध, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए एचसीएफ बराबर किससे पूरा पूरी कट गया है, तो 196 से कटा है, इसी से हमने भाग दिया है 196। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां जगह दिखाई दे रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर देता हूं। यहाँ 1 का 3 जो है उसका सोल्यूशन यहां हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे सोल्यूशन, दी गई संख्याएं बराबर क्या दी गई हैं, 867 और 255, 867 और 255, 255, ठीक है। ये संख्याएं दी गई है, मैं रफ के लिए जो है यहां बगल में भाग कर देता हूं। यहां पे 255 से हम लोग 867 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग विधि से पहले हम लोग इसको बगल में बना लेते हैं, इसको मिटा दिया जाएगा। फिर आप भी रफली कहीं काम कर सकते हो, चाहे तो आप बगल में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये 3 मर्तों में 5 तिया 15, 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यहां हो जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, ठीक है। 102 से 255 में हम फिर भाग करेंगे, क्या आएगा 2 मर्तों में 204, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 5, 51 आ गया। अब 51 से 102 में भाग करेंगे, यही प्रक्रिया होता है भाग विधि से मौसा निकालने का। 51 दोनों 102, शेषफल क्या हो गया 0। तो जिससे पूरा पूरी भाग लगे, यानी जिससे अंतिम में कट गया है वही आपका मौसा होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां क्या लिखेंगे, चरण वाइज हम काम करेंगे। चरण 1, पहले छाटेंगे क्या कि यहां कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहां 867 बड़ा है 255 के, 867 इज ग्रेटर देन 255, 867 इज ग्रेटर देन 255, ओके। अब क्या करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहां प्रमेयिका का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस मैं चरण वाइज काम कर रहा हूं, यही स्टेप वाइज काम करना जो है एल्गोरिथ्म है, इसका ख्याल रखना है आप लोगों को। और मैथ में जो है चूंकि इसलिए कॉमा हर एक चीज का बहुत वैल्यू होता है, इसीलिए इन सभी चीजों का ख्याल रखना है आपको। प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कॉमा दे देंगे जहां आर बड़ा और बराबर है 0 के और छोटा है किसके, बी के। तो इसीलिए ए की जगह पे क्या है 867 है, बराबर बी 255 से भाग कर रहे हैं, तो 255 गुणे, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 3 प्लस शेष कितना है 102 है, ठीक है। चरण 2, चरण 2 कब तक चरण का काम चलेगा, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब क्या करेंगे 255 में 102 से भाग करेंगे, 102 से कितने मर्तों में, 2 मर्तों में, और प्लस यहाँ पे 102 से जो है 255 में भाग करेंगे 2 मर्तों में, तो शेषफल क्या आ रहा है 51 आ रहा है। यहां बगल में लिख देंगे क्या 51। अभी भी जो है शेषफल जो है 0 नहीं हुआ, यहां लिखेंगे चरण 3, चरण 3, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए जो है अब 102 में 51 से भाग करेंगे। ये जो 102 यहां पे क्या बन गया है, भाज्य बन गया है,
और 51 क्या बन गया है, भाजक बन गया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो 51 गुणे 2 प्लस यहां शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। मैं बगल में कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। आप रफली इसको आप बना सकते हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी बना सकते हो, बशर्ते कि साइड में होना चाहिए, जहां पे जगह हो राइट साइड में आप रफ कर सकते हो। यहां लिख देंगे आप, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए HCF मौसा बराबर किससे पूरा पूरी भाग लगा है, तो 51 से लगा है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मौसा ज्ञात करने की क्या प्रक्रिया है, कौन सी विधि है, ठीक है। और इसके लिए तर्क क्या दिया था, मैंने बताया था आपको परिचय वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यूक्लिड जी ने तर्क क्या दिया। जैसे हम लोगों ने 135 और ये 225 का मौसा कितना ज्ञात किया, तो 45 ज्ञात किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से, मेरे इस तरीके से क्या ज्ञात होगा कि सिर्फ 225 और 135 का मौसा 45 नहीं होगा, 135 और 90 का भी मौसा क्या होगा, 45 होगा, 90 और 45 का भी मौसा क्या होगा, 45 होगा। किस तरह से उन्होंने अपना तर्क दिया। तो एक नया तरीका है आपके लिए 10th क्लास में आपको जानना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कैसे मौसा कैलकुलेट, कैसे मौसा ज्ञात करते हैं, कैसे मौसा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ते रहेंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको 2 तरीके से बनाया जाएगा। इस प्रश्नावली में बेसिकली हम लोग को समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें जो है हमको ये सीखना है। और ध्यान रखिएगा, एकदम नया चीज है आपके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक नया चीज है। तो इसको यदि आपने आप समझ लिया तो इसके आगे किसी भी प्रश्नावली में आपको उतनी परेशानी नहीं होने वाली है जितनी यहां होने वाली है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि भाई 10th में मैथ का सिलेबस बहुत टफ है। क्योंकि मैं प्रश्नावली 1.1 स्पेशल पढ़ा रहा हूं, तो इसको कवर करने के बाद इसी से संबंधित जितने भी सवाल हैं उन सवालों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके उदाहरण में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, या यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बिहार बोर्ड के, या यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी वाले किताब में, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 का सॉल्यूशन हम करते हैं। कह रहे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। 6q + 1, 6q + 3 है ना, या 6q + 5 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिखाओ, सबसे पहले हमारे बच्चे यदि मैथ आप सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पे मेहनत करो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर रहे हो या क्या सोल्यूशन करने वाले हो, ये समझ से बाहर रहता है। आपको क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाओ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे लिख देता हूं विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या तुम समझ गया, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो दिखाना है कि कोई भी विषम संख्या जो है ना, उस विषम संख्या को यदि 6 से भाग किया जाए तो या तो 1 शेषफल बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 5 बचेगा। थोड़ा 6 से बड़ी कोई संख्या लेकर हम देखते हैं और तब भाग करते हैं। कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे 7 ले लो, 7 में 6 से भाग करो, 6 एकम 6, यहां 1 शेषफल आ गया। जैसे तुम 9 ले लो, 9 एक विषम संख्या है, 6 से भाग करो, 6 एकम 6, 3 शेषफल आ गया, है ना। जैसे तुम क्या कर लो, 11 ले लो, विषम संख्या है, तो 6 से 6 एकम 6, 5 शेषफल आ गया। और थोड़ा बड़ा ले लो, कोई भी विषम संख्या ले लो, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, जैसे 1 2 9, 129 ले लेते हैं। यह विषम संख्या, विषम संख्या का मैंने पहचान बताया था
इकाई स्थान पे क्या होता है, या तो 1 होता है, या 3 होता है, या 5 होता है, या 7 होता है, या 9 होता है ना। तो 1 2 3, आपने जो है नंबर सिस्टम वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो विषम और सम के बारे में भरपूर आपको जानकारी होगी। तो 129 जो है उसमें 6 से भाग देकर देखते हैं। 6 दूनी 12 है ना, ये खत्म हो जाएगा। फिर यहां 9 आ गया, 6 एकम 6, 3 शेषफल आ गया। तो यहां जो है 3 आया। हमेशा ऑलवेज कोई भी विषम संख्या यदि आप ले लेते हो और उस विषम संख्या में 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। यह सवाल यही कहना चाह रहा है। इस सवाल का मतलब यही हुआ, सवाल समझने का काम करना है। अब आइए इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोनों तरीके कौन कौन से हैं? एक तो साधारण, क्योंकि यहां कोई तरीका नहीं कह रहा है, यहां कोई विधि का नाम इसने नहीं लिया है कि इस विधि से जो है इसको सॉल्व करो। एक नॉर्मली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा इसके दूसरे विधि के अंतर्गत इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। आखिर क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि जस्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके इस एक्सरसाइज में है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करो। आप देख सकते हैं। तो आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि Q कोई पूर्णांक है, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक है, इसलिए Q बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 लेने पर। यहां डायग्राम मैं बना देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं Q का मान, फिर जो है यहां लिख देंगे हम 6Q प्लस 1 का मान क्या आएगा, 6Q प्लस 3 का मान। देखते हैं विषम आ रहा है कि सम आ रहा है, यही जांच हम लोग कर रहे हैं। और 6Q प्लस 5 का मान। Q का मान 1 रखिए, यहां रख दो 6 गुणे 1, Q की जगह पे 1 प्लस 1, 6 एकम 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। यहां भी रख दो 6 गुणे 1 प्लस 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 गुणे 1 प्लस 5, 6 एकम 6 5 11। Q बराबर 2 रख के देखो, यहां पे Q की जगह पे 2, 6 गुणे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13। यहां भी 2 रखो, 6 गुणे 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15। यहां भी 2 रखो, 6 गुणे 2 प्लस 5, 12 5 17। 3 रखते हैं Q का मान, जांच कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। क्योंकि Q कोई पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देख रहे हैं कि यह सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे यह सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। 6 गुणे 3 प्लस 1, यहां सिर्फ Q की जगह पे रख देना है वैल्यू को, 36 18 19, 6 गुणे 3 प्लस 3, 18 3 21 हो जाएगा। और 6 गुणे 3 प्लस 5, 36 18 और 5 23। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मान आया है, जैसे यहां 7 आया, या 9 है, या 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, ये सारे मान क्या आए हैं, तो विषम संख्या आया है। क्या आया है, विषम संख्या। आप डैश 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 ऐसे कर सकते हो, है ना। और क्या लिख सकते हो, इस प्रकार सिद्ध होता है कि कोई भी
धनात्मक कोई धनात्मक कोई भी नहीं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है और यहां लिख देंगे क्या, प्रूफ, या दर्शाया या प्रमाणित किया। यदि जो है आपके एग्जाम में इसी सवाल को ऐसे बदल दे कि सिद्ध करो कि या दर्शाओ कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा या तो 5 बचेगा, तो काम सेम करना है। वहां आप नहीं कह देंगे कि किताब से तो सवाल था ही नहीं, क्योंकि बच्चे मैथ को कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनका कंप्लेन रहता है। थोड़ा सा डिजिट में क्या बदलाव किया, थोड़ी सी उसके शब्दों में क्या हेरफेर किया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि भाई किताब से तो सवाल था ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है। अब यहीं पे आ जाए, यदि कोई ऐसा नहीं कहे कि विषम पूर्णांक, यहां जो कह रहा है कि सिद्ध करो कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ये विषम की बात कर रहा है। यदि कह देता कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक, जैसे मैं यहां कहूं, यदि वो सम पूर्णांक की बात करता कि सम पूर्णांक जो है किस रूप का होगा, तो यहां पे 1, 3, 5 यानी विषम संख्या नहीं लेकर, क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, a बराबर BQ + R होता है, और जहां R जो है शेषफल बड़ा और बराबर होता है 0 के, लेकिन छोटा होता है हमेशा क्या, B से। तो यहाँ B के जगह पे 6 है। अभी दूसरा तरीका हम लोग बनाएंगे, इसमें क्लियर होगा। ये 6 है तो शेषफल जो होगा, जो R होगा, बड़ा और बराबर होगा 0 के और छोटा होगा 6 के। 6 से छोटा है का मतलब R का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होगा, यानी 0 से लेकर क्या होगा, 5 तक होगा। तो यहाँ विषम संख्या 1 था, 3 और 5 इसी को ले लिया था, और सम के रूप में ये सवाल आ जाएगा तो कहेगा कि 6q के रूप का होता है, क्योंकि 6q + 0 तो 6q ही होगा, यानी 6 से या तो पूरा पूरी कट जाएगा या 6 से भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, 6q + 2 के रूप का होगा, या 6 से भाग दोगे तो 4 शेषफल बचेगा, 6q + 4 के रूप का होगा। तो अब एग्जाम में सवाल आ जाए कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का होता है, और वहां आपकी शिकायत आ जाए कि ये तो किताब से सवाल था ही नहीं, तो गलत है। आप मैथ सीख नहीं रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं आप। मैथ सीखने की चीज होती है, मैथ रटने की चीज नहीं होती है। ये नहीं कि एक सवाल आया उस पर डिपेंडेंट कोई दूसरा सवाल पूछ दिया तो हम वहां सिलेंडर कर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। आई होप कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए इसको क्लीन करते हैं। दूसरी विधि, और इस विधि का क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी सवाल को यदि सिर्फ साधारण रूप से नहीं लिखकर कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध करो, तो हम इस विधि से बनाएंगे जो अभी बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां R बड़ा और बराबर है 0 के,
और छोटा है b के। किस रूप का लाना है बाबू? सवाल में कह रहा है 6q के रूप के लाना है, यानी b के जगह पे 6 लाना है। यहां देख ना, bq 6 लाना है, तो लिखेंगे क्या नीचे? b बराबर 6 लेने पर a बराबर क्या होगा? सॉरी, यहां लिख देते हैं a बराबर 6q प्लस r, कॉमा दे देना, जहां r जो है बड़ा और बराबर होगा 0 के और छोटा होगा किसके? 6 के। शेषफल जो है ना, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा होगा। यहीं पे इसके नीचे जस्ट दिस इंप्लाई जो शेषफल होगा r जो होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। यानी 0 से लेकर 5 तक में कोई ना कोई होगा, 6 नहीं होगा। b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ b की जगह पे 6 है, तो 6 से क्या होगा? छोटा होगा। अब चूंकि विषम संख्या और सम संख्या हमको प्रूव करना है कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जब विषम पूर्णांक की बात हो तो विषम जो है r का मान उसको पुट कर लो, और जब सम की बात करें तो सम वाला मान पुट कर लो। समझ पा रहे हो क्या? सम की बात करें तो सम वाला वैल्यू, और विषम की बात करें तो विषम के लिए। तो लिख लेंगे, चूंकि यह विषम पूर्णांक के लिए r बराबर 1, 3, 5 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा? एक बार 1 लेंगे तो 6q प्लस 1, फिर 3 लेंगे तो यहां कॉमा देकर लिख देते हैं 6q प्लस 3, और फिर 5 लेंगे तो 6q प्लस 5। और सम पूर्णांक के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे विषम पूर्णांक नहीं करके कहे कि सम पूर्णांक के लिए, तो लिख दिए सम पूर्णांक के लिए 0, 2 तथा 4 लेने पर। तो यहां देखिए विषम पूर्णांक में क्या आया? 6q प्लस 1 के रूप का आया, 6q प्लस 3 के रूप का आया, या 6q प्लस 5 के रूप का आया। तो यहां लिख देंगे इस प्रकार। वही बात जो हम लोग नीचे लिखे थे, प्रमाणित होता है कि या सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना। और नीचे क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। आप सवाल खुद से भी बना सकते हो, मैं यहां बता देता हूं खुद से आप सवाल कैसे बनाओगे। देखो, यहां 6 से भाग देने की बात करेगा तो विषम के लिए जो है क्या क्या शेषफल लेगा? 1, 3 और 5 ले लेगा, और सम के लिए 0, 2 और 4 लेगा। यानी कहेगा सम पूर्णांक बताओ कि 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होगा। और यदि सवाल आ जाए कि भाई 2 से 2q की बात आ जाए, 2q कोई भी सम पूर्णांक, तो वहां क्या सवाल बनाएगा? जब 2 से भाग दोगे तुम्हारा b जो होगा 2 होगा, तो हमेशा r क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन b होता है। तो r का मान जो होता है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन 2 होगा। तो 2 से कम यानी r का मान क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो यहां जो विषम पूर्णांक होगा इस केस में जब 2 से भाग करोगे तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा, क्योंकि एक ही सिर्फ विषम संख्या है r का मान। और यदि सम पूर्णांक होगा तो 2q के रूप का होगा, क्योंकि वहां 0 ऐड करोगे तो सेम टू सेम होगा, यानी 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो तुम जानते हो कि सम संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। और विषम संख्या के बारे में जानते हो कि विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, शेषफल वहां बच जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बच जाएगा। यदि सवाल जो है 4q के रूप में आ जाए तुम्हारे एग्जाम में विषम के लिए, तो क्या हो सकता है? अब तुम गेस करो, यहीं पे मैं एडिट कर रहा हूं। शेषफल यानी 4q, b का मान 4 है तो b का मान यहां 4 पुट करोगे,
तो क्या क्या शेषफल हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 से छोटा। अब यहां विषम संख्या कौन कौन लेगा? 1 और 3 लेगा, और सम के लिए 0 और 2 लेगा। तो विषम पूर्णांक में कहेगा, इसको हटा देता हूं, 4q प्लस, यहां 4q हो जाएगा, 4q रख देता हूं, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। तो सवाल यही आ जाएगा एग्जाम में कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है, जहां यहां 6 लिया हमने है वहां 4 ले लेना है। अभी मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं एडिट कर देता हूं यहीं पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सम पूर्णांक कैसे होगा? तो 4q, यहां 0 ले लोगे तो 0 ऐड करोगे तो सेम टू सेम रहेगा, यानी सम पूर्णांक को 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, और नहीं तो 4q प्लस 2 के रूप का होगा। शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसको कैसे सवाल आप बना सकते हो? स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 4q या विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एडिट कर लेना है आपको, b बराबर 4 लेने पर। यूक्लिड विभाजन से हम बना रहे हैं, तो यहां 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो शेषफल जो है कहां तक होगा? 3 तक होगा, है होगा ना। अब यहां पे विषम पूर्णांक के लिए शेषफल 1 और 3 लोगे, और सम पूर्णांक के लिए 1 और 3 लोगे, तो यहां 4q प्लस 1 और यहां 4q प्लस 3, ये तो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या एक काम और कर देते हैं, इसको मिटाते हैं पहले यहां से। आप इस कंसेप्ट को समझ लो, कई तरीके से क्वेश्चन को कितना हो घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विषम पूर्णांक के लिए मैंने लिख दिया, यहां लिख देता हूं सम पूर्णांक के लिए। सम पूर्णांक के लिए ए बराबर क्या होगा? सम संख्या ले लो, सम वाला, यहां सम वाला, एक 2 है एक 0 है, तो 4q, 0 ऐड करोगे तो सेम रहेगा, है ना, कॉमा 4q प्लस 2, तो लिख देना उसमें। इस प्रकार जो है सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, तथा कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है। यानी इसी को बदलकर मैं बोलूं दूसरे शब्दों में कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि 4 से भाग किया जाए तो शेषफल या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, और कोई सम पूर्णांक है उसको 4 से भाग किया जाए तो या तो पूर्णतः कट जाएगा, नहीं तो शेषफल 2 आएगा। आप मान अलग अलग रखकर जांच करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ते रहेंगे, क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, का हल करते हैं, 3 का सॉल्यूशन करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड होता है जो कि ढोल ताशा वगैरह लिए रहते हैं, और सेना की टुकड़ी है ना, तो उसको पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों का आर्मी बैंड है और 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, आर्मी है, दोनों आर्मी ही है, एक बैंड बना दिया गया, उसमें मार्च करना है। आप देखते होंगे जो भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस तरह के चीज दिखाई देते हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी 32 और 616 को ऐसे डिवाइड करना है कि एक समान संख्या में रहे हुए लोग। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम संख्या जब भी निकाले, यानी अधिकतम बोले तो महत्तम समअपवर्तक क्या होगा? 616 और 32 का जो महत्तम समअपवर्तक होगा वही समूहों की अधिकतम संख्या होगी जिसमें दोनों बराबर रहेंगे और मार्च कर पाएंगे। स्तंभों की वो अधिकतम संख्या होगी जिसमें दोनों बराबर रहेंगे। तो
कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे से लिखना है। कह रहा है क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 616 है और 32 है, तो सिंपल सा लिख देना है स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 तथा 32 के मौसा के बराबर होगी। मौसा है ना, मौसा का कंसेप्ट आप जब जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मौसा के बराबर होगी। तो यहां कोई तरीका का फॉलो नहीं करने के लिए बताया गया, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, इसीलिए निकाल लो 616। अब कितने मरतबों में भाग देंगे आप देख सकते हैं, कितना दिखाई दे रहा है, यहां देखिए 19 मरतबों में लगेगा। 19 दूनी 38, तो 8, 19 3 57 और 3 60, यहां पे आ जाएगा 8। फिर जो है 8 से 32 में भाग करेंगे, 8 चौका 32, ये शेषफल हो गया क्या 0, तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर यहां क्या है 8 है, चूंकि एचसीएफ बराबर 8, एचसीएफ या मौसा जो भी लिखें, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी 8 स्तंभ होंगे जिसमें जो है ये जो आर्मी की जो बैंड वाली टुकड़ी है और सेना वाली टुकड़ी दोनों बराबर बराबर संख्या में लाइन में लगकर जो है और मार्च कर पाएंगे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको क्लीन करते हैं हम लोग, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोगों ने बनाया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि वर्ग करने की बात कर रहा है इसीलिए जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है इसमें कि क्लास 6 या 7th में आप लोग को पढ़ना है कि दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक ही होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है क्या होता है पूर्णांक ही होता है। जैसे 2 और 3 दो पूर्णांक हैं, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 आएगा, यह भी तो पूर्णांक है ना। या 5 और -4 ले लो, यह भी -4 भी क्या है पूर्णांक है, और 5 भी क्या है पूर्णांक है। 5 और -4 को जोड़ दो तो 5 प्लस माइनस -4 यानी 5 में 4 जाएगा 1, यह पूर्णांक आएगा। और 5 और -4 को गुणा कर लो, 5 का 20 -20 जो है क्या आएगा पूर्णांक ही तो है, भागफल पूर्णांक नहीं होता है, आप पढ़े होंगे। तो इसको याद रखना है, बस हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, देख रहे हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सीधे लिख दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है ना। यहां संकेत भी दिया है, या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यह 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का लिखा। आइए देखते हैं क्या है ये। पहले हम लोग को क्या दिखाना है, 3m + 3m + 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई अलग चीज नहीं, m भी एक पूर्णांक है, जिस तरह से q एक पूर्णांक है उसी तरह m भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो मानेंगे पहले, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, मान लो धनात्मक नहीं, ये कोई पूर्णांक, माना ये कोई क्या है पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो इसीलिए एक में यदि हम 3 से भाग करेंगे तो 3q के रूप का होगा, ये बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। किससे जी, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अभी हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिस्कस किया
तो हमने जाना कि उसमें a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां r बड़ा और बराबर होता है 0 के और छोटा होता है किसके, b के, और b के जगह पे हम 3 रख दें तो 3q प्लस आर, जहां r बड़ा और बराबर होगा 0 के और छोटा होगा किसके, 3 से। 3 से छोटा है का मतलब r का मान या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। इस r के मान को एक बार 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी चीज को मैंने यहां लिख दिया है ना। तो इसीलिए a बराबर 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। यहां आप लिख सकते हैं, कोष्टक में आप लिख सकते हैं यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऊपर भी आप लिख सकते हैं प्रमेयिका से। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 में मैं अलग तरीके से थोड़ा सा बताऊंगा, सेम काम रहेगा, तरीका थोड़ा सा मैं बदल दूंगा, तो वहां उस चीज को भी हम सीख लेंगे। ठीक है, ऊपर के स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इस रूप का हो सकता है, लेकिन कह रहा है क्या कि सिद्ध करो कि इसका वर्ग जो है, इसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। स्क्वायर की बात कर रहा है, तो आइए स्क्वायर लेंगे, लिखेंगे जब a बराबर 3q है ना, या a बराबर 3q लेने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां एक काम करेंगे जब ही लिख देंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए, तो a का स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, और q का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर। इस 9 को तुम लिख सकते हो 3 गुणे 3q स्क्वायर। यहां देख लो बाबू, यहां 3 पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, और उसी पूर्णांक को सवाल में करा है m मान लो, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3m। इसको एक मान लेना और लिख लेना माना, यहां कोष्टक में भी लिख लेना माना 3q स्क्वायर बराबर m, जो कि क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है क्या? यानी 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया, और m क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक होता है। 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, और इसी को मैंने m मान लिया। कोई x मान लेता है, कोई z मान लेता है, क्योंकि सवाल में कह रहा है m मानने के लिए, वही प्रमाणित करना है, इसलिए मैंने m माना है। ठीक है, पुनः जब a बराबर क्या हो, a बराबर 3q प्लस 1 हो, तो क्या हो जाएगा जी, डिसिंप्लाई, या दोनों तरफ यहां भी वर्क करने पर लिखने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, बगल में मैं लिख देता हूं a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a b गुणा में प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होने वाला है, कैलकुलेशन यदि आपका कमजोर है तो थोड़ी सी परेशानी आप झेलेंगे यहां पे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि कर क्या रहा है। वर्ग की बात कर रहा है, कोई पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर, तो इसीलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं। 5 नंबर सवाल में कहेगा घन, तो यहां क्यूब किया जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और ज्यादा वहां कैलकुलेशन मिलेगा आपको। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बगल में कर देते हैं या नीचे करते हैं, यहां पे नीचे 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 एकम 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इस दोनों में देखो 3 कॉमन है, क्या है 3q स्क्वायर प्लस, यहां से 3 बाहर ले लोगे तो 2q प्लस 1। यहां ध्यान दो बाबू, यहां 3 पूर्णांक, q भी पूर्णांक,
दो पूर्णांक, यूं भी पूर्णांक, दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक, यहाँ दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक, यह पूर्णांक आएगा, यह पूर्णांक आएगा, तो दोनों का योगफल भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। और उसी पूर्णांक को मान लेना है यम बराबर 3m + 1, कोष्टक में इसको मान लेना 2, कोष्टक में लिख लेना माना 3q² + 2q बराबर m बराबर क्या था, ये पूर्णांक था, पूर्णांक। ठीक है, ये किसका मान है बाबू, a² का मान है, यहां इस रूप में आया। बगल में यहां कर देता हूं मैं, पुनः जब a बराबर क्या हो, तो यहां तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये और ये दोनों हमने रख के देख लिया। एक बार मैंने 3q रखा तो 3m के रूप का आया है, 3q + 1 रखा तो इस रूप का आया है, 3q + 2 रख लेते हैं, a बराबर 3q + 2। तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे, 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² 3q का स्क्वायर + 2ab + b²। समझ पा रहे, फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं a + b के होल स्क्वायर का, यहाँ 3 3 का 9q² + 2 3 6, 6 दूनी 12q, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4, एक स्टेप और बढ़ते हैं, 9q² + 12q, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में देखो, 3 कॉमन है क्या, दिखाई दे रहा होगा, 9 में भी 3 है, 12 में भी 3 है, 3 तो है ही यहाँ पे, 3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, 9 से 3 बाहर करोगे तो 3 बच जाएगा, 3q², 12 से तुमने 3 कॉमन ले लिया तो 4 बच गया 4q, और 3 से तुमने 3 कॉमन ही ले लिया तो 1 बच गया वहां पे, और लास्ट का 1 है ही, यहाँ 3 कॉमन लेने से 1 बचेगा, क्योंकि 3 को 3 × 1 लिखे हुए लिख सकते हैं। तो ये जो है, अब कोष्टक के अंदर की जो संख्या है इस पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, फिर से वही कहानी 7वीं क्लास वाली, क्या है, ये पूर्णांक ये पूर्णांक ये पूर्णांक हो जाएगा, इस दोनों पूर्णांकों का गुणनफल यहां भी पूर्णांक और यह भी पूर्णांक, और तीनों पूर्णांकों का योगफल क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो यहां लिख देना बराबर 3m + 1। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं क्योंकि यहाँ ये a² लिख देंगे, डिसिंप्लाई a² बराबर 3m + 1, कोष्टक में वही काम, माना 3q² + 4q + 1, ठीक है, बराबर m बराबर पूर्णांक, बगल में आप लिख लीजिएगा, उधर दिखाई कहीं नहीं दे इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं। इसको क्या मान लेना, समीकरण नंबर 3। अब लिख लेना, समीकरण 1 2 तथा 3 से देखो, तो यहां जो एक कोई पूर्णांक हम मान के चले थे, तो इस रूप का ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसको मैंने दिखा दिया आपको। तो इसका वर्ग जो है 3m के रूप का आया, जहां m पूर्णांक है, या तो 3m + 1 के रूप का आया, और यहां भी 3m + 1 के ही रूप का आया है, देख रहे हो यहां उसी रूप का आया है। तो इस पर समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है ना, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई क्या है, पूर्णांक है, और इसको लिख देंगे हम प्रूफ्ड। इस तरह से हमने इसको कर दिया। इसके बाद वाली सवाल में कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस लेके चलना है, जहां जहां हमने वर्ग किया वहां वहां हमको क्यूब करना है। इस बार इसको और इस वीडियो को जो है आप रिपीट करके देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए जो है अब हम लोग इसको मिटाएंगे, पहले क्लीन करेंगे। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि
इसके बाद वाला जो सवाल है सेम टू सेम इसी तरह का है, वहां घन करना। यहां हमने वर्क किया है और वहां क्या करेंगे हम लोग, घन करने का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां लिखने का मैं तरीका भी बदलूंगा, मैंने ऐसा भी बताया आपको कि यहां कुछ लिखने का मैं तरीका बदलूंगा। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट यहां तक का काम सेम टू सेम यही कर सकते हैं, और नहीं तो इस सवाल का काम जो अगले वाले में अभी मैं बनाने जा रहा हूं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसको वैसे अभी जो बनाऊंगा इस तरह से भी कर सकते हो, और नहीं तो जो अभी मैं बनाने जा रहा हूं उस काम को ऐसे भी यहां तक में आप लिख सकते हो। बाकी हम लोग यहां क्या करेंगे, वर्ग की जगह घन करेंगे। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। मैथ को लेकर जो है आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ज्यादा टेंशन में भी नहीं रहना है। बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से आपके मैथ अच्छा, आपका जो मैथ है अच्छा हो सकता है ना। लेकिन हमेशा प्रयास करना कि मैथ को दिमाग से टच करना। सवाल को समझने का पहला प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, क्या करें हम, इसको हमेशा ध्यान में रखना। आप मैथ को सीखते समय, मैथ सीखने की चीज है। आइए 5 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। कर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखेंगे 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है ना। तो वही बात है, मान लेंगे यहां पे, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होगा बाबू, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर बड़ा और बराबर होगा 0 के और छोटा होगा क्या, बी के। तो बी के जगह पे क्या कह रहा है, 9m के रूप का लाना है। तो 3 का जब आप क्यूब करोगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। तो बी बराबर 3 लेने पे काम चल जाएगा। बी बराबर 3 लेने पर या रखने पर ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस आर, जहां आर बड़ा और बराबर होगा 0 के और छोटा होगा 3 के। 3 के छोटा होगा का मतलब आर का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यहां तक तो कंफर्म है। अब जो है अलग अलग स्थितियां क्रिएट होंगी। एक स्थिति में आर का मान 0 रखेंगे, दूसरी स्थिति में 1 रखेंगे, तीसरी स्थिति में 2 रखेंगे, और घन करके हम लोग जो कह रहा है सवाल में उसको प्रमाणित करेंगे, उसको दिखाने का काम करेंगे, है ना। तो स्थिति 1, जब आर बराबर 0 हो, क्या होगा, ए बराबर यहां पे रख लीजिए 3q प्लस 0 यानी 3q होगा। दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 3q का क्यूब, 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 का 9 3 27, 3 को 3 बार गुणा करोगे, और क्यूब का क्यूब 9m के रूप का लाना है तो 9 को अलग कर लो, 27 में से 9 अलग करोगे तो 3 बच जाएगा, 9 3 का 27, क्यूब या 3 पूर्णांक और क्यूब का क्यूब भी क्या, पूर्णांक। तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसको क्या मान लो, यम मान लो, 3m। इसको क्या, सॉरी 9 यहां है, 9 है, और इसको यम मान लो 9m। इसको मान लेना 1, नीचे लिख लेना, माना 3q का क्यूब बराबर m, जो कि क्या है, तो पूर्णांक है। क्लियर है आप। अब आइए स्थिति 2 क्या आएगी, इसका केस 2 क्या क्रिएट होगा, स्थिति 2। अब r का मान 1 रख लो, जब r बराबर 1 हो तो देखते हैं क्या होता है। ए बराबर क्या होगा बाबू, तो 3q यहां से हम रख रहे हैं, ठीक है, और r के जगह पे 1 प्लस 1,
एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मैं यहां बगल में लिख देता हूं, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कंफ्यूज हो रहे हो? इस तरह से भी इस फॉर्मूले को यदि तुमने याद किया होगा तो तुम्हारा याद किया हुआ उचित है। 3ab यहाँ कॉमन हो जाता है तो a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab है ना, 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये भी फॉर्मूला होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्यूब अप करेंगे, ए क्यूब तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा। अब आराम से क्यूब करो आप, कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 3a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। 3 का क्यूब करोगे, 3 3 का 9 27, क्यू का क्यूब, क्यू का पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहां देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 गुणे 1 27 ही होगा, 27 होगा। और क्यू का 2 पावर है तो क्यू² होगा। आप अलग कर सकते हो, ये देखो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 और गुणे 1 27 ही रहेगा, ठीक है। यहां देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 3 3 का 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब यहां करेंगे बाबू तो 1 ही रहेगा। अब इस तीनों में देखो क्या कॉमन है, दिखाई दे रहा होगा 9 कॉमन है। क्या कॉमन है 9, यहां काम कर लेते हैं तो 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या बच गया, 9 बाहर ले लोगे तो 9 3 27 यानी 3 क्यूब का क्यूब, क्यूब का जो पावर 3 हो जाएगा यानी 3 क्यू क्यूब प्लस क्यू, और क्यू है थोड़ा सा और लग रहा होगा, यहां भी जो है 9 बाहर ले लो तो 3 बच जाएगा 27 में से, और क्यू² प्लस यहां 9 बाहर ले लोगे तो क्यू बच जाएगा, और प्लस क्या बच गया 1। ये सब क्या है बाबू, ये सब पूर्णांक है, 3 पूर्णांक, क्यू पूर्णांक, 2 पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक सब टोटल पूर्णांक आ जाएगा, है ना। तो बराबर इसको यम मान लो प्लस 1, इसका मान है ए क्यूब का ही तो मान है, यहाँ एलएचएस में ए क्यूब ही तो है। इसको 2 लिख लेना और लिख लेना कोष्टक में माना 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q बराबर यम बराबर पूर्णांक। क्या ऐसा मान सकते हैं हम लोग? अब आ जाओ, स्थिति तीसरी क्या क्रिएट हो रही है, स्थिति 3, स्थिति 3। अब जो है r बराबर क्या लेंगे 2 लेने पर, जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, तो क्यूब कर लो दोनों तरफ क्योंकि घन ही तो निकालना है भाई, तो 3q प्लस 2 का क्यूब, और सेम फॉर्मूला लगा लो ये ऊपर वाला, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। क्लियर है? अब देखिएगा 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 3 27, क्यूब का पावर 3, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 प्लस 54 क्यू² प्लस यहां देखो 3 3 का 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 9 चौका 36 क्यू प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो इस तीनों में भाई क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है, 9 को बाहर ले लो, क्या बच जाएगा 3 क्यू का पावर 3, यहां से 9 न छके 54, 6 क्यू स्क्वायर और न चौका 36, 4 क्यू प्लस 8। ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक ही तो है, पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक और पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक। इसको मान लो m प्लस 8, इसको 3 नंबर मान लेना। ये किसका एलएचएस में क्या है, तो a क्यूब है ना। तो यहां लिख लेंगे माना 3 क्यू का पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m बराबर पूर्णांक। क्लियर। अब समीकरण 1 कहां है, तो यहां पे है, सॉरी समीकरण 1 यहां है, समीकरण 2 कहां पे है, तो यहां पे है, और समीकरण 3 अभी यहां पे हमने प्राप्त किया। 1, 2 और 3 को देखो तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां जो क्यूब है वो 9m के रूप का है, या तो 9m प्लस 1 के रूप का है, या तो 9m प्लस 8 के रूप का है। जहां m क्या है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से प्रमाणित होता है या सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और क्या लिख दिया आपने, प्रूफ्ड। तो इस तरह से जो है आप, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोगों ने जो है इस सवाल को सॉल्व किया है और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करके चल रहे हैं, ताकि कोई और सवाल यदि पूछे इससे डिपेंडेंट तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। यदि वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।